नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज बिहार की राजनीति पे चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि यहाँ की राजनीति जो है जातिवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाती है। आज भी किसी भी दल को अगर कहीं कोई भी विधानसभा सीट से उम्मीदवार तय करना होता है तो सबसे पहले उस विधानसभा का जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देखते हैं आप बिहार चुनाव को? जहां तक आप देखते हैं पिछले कई वर्षों से लगातार आप चुनाव पे एनालिसिस करते हैं, चुनाव को समझते हैं, बिहार के परिदृश्य को समझते हैं। अब क्या लग रहा है, अब क्या होने वाला है बिहार में? प्रिंस, ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 2 दिन पहले ही चुनाव हुआ है राजद के अध्यक्ष का, बिहार के अध्यक्ष का। देख लीजिए वहां जी, बड़े समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल को लाया गया है। कर्पूरी ठाकुर के शिष्य थे, लाया गया है। अब यहीं से जातिवाद शुरू। मंगनी लाल मंडल को लाने का क्या औचित्य भैया, क्या औचित्य था कि मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ी जाति से आते हैं। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर में उनका कुछ वोट बैंक है, तो इस बार राजद जो है उस अति पिछड़ों का जो वोट है, MY फैक्टर उनका है। अभी भी ज्यादा मुसलमानों को किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है। मुसलमान बिखर तो रहे हैं लेकिन लालू के साथ चलने के लिए आज भी वो तैयार हैं। और उसमें यदि अति पिछड़ी जातियां भी जुट जा रही हैं, जो नीतीश के कुछ वोट बैंक हैं, तब सोने पे सुहागा है, यहीं से मान लीजिए। लेकिन एक भी बात और मान के चलिए प्रिंस, कि करीब करीब जो 6-6.5% ये 4 अगड़ी जातियां जो है, इनको भी लोग कम मत आके, क्योंकि इस बार चुनाव जो है त्रिकोणीय हो रहा है। लोग भले कह रहे हो कि NDA वर्सेस महागठबंधन, ऐसा नहीं होने वाला है। ब्राह्मण से लेके और भुनियार से लेके राजपूत इस बार के चुनाव में बड़े सधे वोट डालेंगे। लेकिन देखिए, जब आप ब्राह्मण की बात करते हैं, राजपूत की बात करते हैं, मगर अगर हम ऑल ओवर देखें तो अग्रिम समाज की बात करते हैं, जो जनरल सामान्य से बिलोंग करते हैं, उनको वो आज के समय में लोगों का ये मानना है, राजनीतिक दलों का ये मानना है वो बीजेपी का कैडर वोटर है। इसको आप कैसे देखते हैं? आप ये नहीं कह सकते प्रिंस, आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का कैडर वोटर है। बीजेपी में अभी जो संगठन का चुनाव हुआ और जिन लोगों को प्रिंस दिया गया है, बीजेपी में अंदर ही अंदर बहुत नाराजगी है। इंपोर्ट करके लोग लाए गए हैं, दूसरी बिरादरी के लोग बड़े बड़े पदों पे इंपोर्ट कर लिए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम है। कहिए तो आयोग के चेयरमैन से लेके सब गिनाना शुरू कर दूं। आप भी पत्रकार हैं, आपको पता होगा। निचले तबके के जो उनके कार्यकर्ता हैं, बहुत नाराजगी है उनके। ब्राह्मण को ये लोग हाशिए पे फेंक दिए, राजपूतों को हाशिए पे फेंके, बुनिहार को हाशिए पे फेंके, और लाला तो बुद्धिजीवी था, वो पहले का ही डरपोक था। क्या बात कर रहे हैं मनोज जी? 10% EWS आरक्षण भी इन्होंने ही दिया है। भाई साहब, 10% का EWS क्या हो जाता, उसके बाद भी आप देख लीजिए जितने ये हाशिए पे फेंकते हैं, ये चारों बिरादरी के लड़के ही टॉप करके आते हैं। अब दिखा दीजिए, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उसके बाद ये कहते हैं कि यार तेजस्वी यादव से लेके सब लोग कहते हैं यार देखिए ना, यही लोग कहे निकल जाता है। अरे भैया, उन लोग के पेट में विद्या इसलिए निकलता है। तो लेकिन देखिए मनोज जी, आप इस चीज से बहुत दूर अपने आप को नहीं रख सकते हैं कि अब चुनावी समीकरण में हर स्थिति को देखते हुए अब क्या लगता है आपको, बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाएगी या फॉरवर्ड समाज के लोगों को खुश करने के लिए कोई बड़ी चाल फिर चलने की तैयारी करेगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी अब जानती है कि नीतीश के साथ चल के हम अकेले सरकार नहीं बना सकते। ठीक है। बीजेपी का इस बार टारगेट है कि सरकार हमको बनाना है, ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आनी। बीजेपी नीतीश के वोट बैंक को साध रही है। देख लीजिए, कुशवाहा एंट्री एक सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा हारे, उनके लिए आप देख लीजिए उनको राज्यसभा भेजा गया। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में ऐसे ठनी हुई है। कुशवाहा वोट, कुर्मी वोट, अति पिछड़ों का वोट, इसको अब बीजेपी साधना शुरू कर रही है। और बीजेपी भ्रम में है प्रिंस, बता दूं कि ये जो अगड़ी जातियों का वोट है उसका वोट बैंक है, वोटर किसी का नहीं होता है। और उसी में देख लीजिए जनसुराज भी आ गया है, प्रशांत किशोर, वो सबकी बात कर रहे हैं।
कि एकदम सबकी बात वो कर रहे हैं। लेकिन बात जब चर्चा प्रशांत किशोर की कर दिए, और ये भी इस बार जैसी तैयारी प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पे अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। सीटें कितनी जीतकर विधानसभा पहुंचेगी, जनसुराज के लोग पहुंचेंगे, ये तो तय नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि चुनावी समीकरण में एक बड़ा बदलाव देखने आप मानते हैं ना, आप भी फील्ड में घूमते हैं, ये जो चार बिरादरी जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको हाशिए पर ये तमाम पार्टियां डाल रही हैं, वो लास्ट में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज की तरफ जाएंगे। लेकिन देखिए मनोज जी, आप ये जो कह रहे हैं, हमें लगता है ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि आप पिछले ये टिकट बंटने दीजिए। हाँ। आप खुद ब खुद देख लीजिएगा प्रिंस जी, टिकट तो बंटने, फर्स्ट फेज का तो आने दीजिए टिकट कम से कम कि कौन पार्टी किसको दे रही है। हाँ। खेला वहीं से शुरू होगा। लेकिन आप देखिए, जहां आप आरजेडी की बात कर रहे थे कुछ समय पहले। अच्छा एक बात बताइए, मैं रोक रहा हूं। हाँ। यदि बीजेपी का कोर वोटर भुनिहार होता, ब्राह्मण होता, तो रामकृपाल यादव हारते क्यों? भुनिहारों ने ही हरा दिया उनको, रामकृपाल यादव को। चले गए हवा खाने ना, बड़ा घमंड था उनको कि यादव वोटर। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भूमिहारों ने ही सिर्फ हराया? अरे भाई साहब, जिस बिहार लोकसभा में के क्षेत्र में 1,32,000 वोटर है भुनिहार, पाटलिपुत्रा में सबसे ज्यादा वोटर है पाटलिपुत्रा में। आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, 1,32,000 का 54% यदि वोट मिला होता कितना होता? करीब करीब 54,000 और 32 15, तो मान के चलिए कि करीब 70,000 वोट होते हैं साहब। बिल्कुल 70,000 सिर्फ एक बिरादरी का वोट मिला होता तो क्या वो हारते? लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं का ये मानना है कि फॉरवर्ड समाज का वोट एक जगह जाता ही नहीं है, वो तो प्रसादों की तरह बढ़ जाता है। तो बटेगा ही। फॉरवर्ड समाज को 1990 के बाद बिहार में मिला क्या? सबसे ज्यादा नुकसान किसी का फॉरवर्ड समाज ने किया तो पहले लालू यादव ने किया। जितने बड़े बड़े जमींदार भुनिहार थे, लाला थे, वो बिहार छोड़ के पलायन कर गए। पूरी खेती बाड़ी बेच के कोई विदेश बसा है, कोई दिल्ली बसा है। वो अपने को बिहारी कहने में भी शर्म महसूस करते हैं। चल के आप भी दिल्ली गए हैं, कवर किए हैं, पूछिए कहां से है? दिल्ली से। भाई दिल्ली तो किसी की है ही नहीं है, हरियाणा से लोग हैं, बिहार से हैं, पंजाब से आके बसे हैं। दिल्ली किसी की अपनी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं दिल्ली से। बिहार वाले जो जाके वहां सेटल हो गए, वो कहते हैं मैं दिल्ली आटिक हूं भाई, बिहारी नहीं हूं अब जी। सबसे ज्यादा नुकसान, और उसके बाद अब नुकसान जो है बिहार की सरकार ने कर रही। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे एक हम अब क्लोजअप की ओर ले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा डिबेट हम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताइए मनोज जी, अभी जिस तरीके से एनडीए गठबंधन को आप देखिए, उनके पास सीएम चेहरा खुलकर कोई बीजेपी का, चाहे प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं, वो भी कभी मन से नहीं बोले हैं कि अगला मुख्यमंत्री के तौर पे हम इशारा थोड़ा सा किए हैं, थोड़ा इशारा किए हैं। बिना बताए विजय सिन्हा के घर पहुंच गए और हाथ ठोके विजय सिन्हा ने उनका पैर छुआ। तो देखिए, ये अब आप समझ जाइए प्रधानमंत्री मोदी गुजराती कितने तेज हैं। भुनिहार के घर गए हैं कि भैया भुनिहार वाला वोटवा इस बार ट्रांसफर करा लेना, मुख्यमंत्री के दावेदारी में आप भी रहोगे। यानी वो घर जाके बिहार के भुनिहारों को संदेश देना चाहे हैं कि भाई एकदम यही बात है भाई, बीजेपी खुल के नहीं बोलेगी ये बात। लेकिन जदयू के नेता तो अभी तक कह रहे हैं, और बीजेपी के लोग भी जब हम प्रवक्ताओं से बात करते हैं या अन्य लेवल के नेताओं से बात करते हैं, तो वो इतना ही कहते हैं कि भाई चेहरा तो हमारा नीतीश कुमार ही है। भाई साहब, परसों का इंडियन एक्सप्रेस आप देख लीजिए, जरा सा कटिंग वो दिखवा दे रहे हैं। अमित शाह से इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा है कि हु विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो कहे हैं कि जब इलेक्शन होने दीजिए, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा उस समय तय करेंगे। लेकिन मनोज जी, ये तो बड़ा मतलब लोगों को भ्रम में रखने वाली बात है। बिल्कुल बिहार के लोगों को भ्रम में रखने वाली बात है। आप एक बात बताइए, विजय सिन्हा के घर गए, उनका क्या औचित्य था भाई? क्या औचित्य था? हो सकता है व्यक्तिगत संबंध को निभाने गए होंगे सर। भाई साहब, व्यक्तिगत उस दिन आए थे सिवान में जी, उपेंद्र कुशवाहा से, चिराग पासवान से पहले उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाए, उसको ऐसे ऐसे किए। काहे? कुशवाहा वोट चाहिए भाई, सम्राट पे भरोसा नहीं है भाजपा को जी। एक बात याद रखिएगा आप। जी।
तो बॉडी लैंग्वेज भी तो देखिए, हाथ मिलाने की स्टाइल भी जरा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो किसके पहले किसके पास जा रहे हैं, किससे गले मिल रहे हैं, ये सब भी क्लियर होता है राजनीति में कि दर्द किसके लिए छलक रहा है। चलिए, लेकिन एक सवाल हम जाते जाते लालू यादव के लिए भी ले लेंगे, आरजेडी के लिए भी ले लेंगे आपसे। महागठबंधन में जिस तरीके से सच्चिदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनको वो हटे, वहां से अलग हुए, माफी चाहेंगे जगदानंद सिंह, माफी चाहेंगे जगदानंद सिंह, लेकिन उसके जगह पे मंगली लाल मंडल का जो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद लगातार चर्चा चल रही थी कि जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की संभावना है, लेकिन ये भी थी कि प्रदेश अध्यक्ष में भी मेहता जी थे, रामबिट सदा से बहुत से लोग थे जी, लेकिन मंडल जी को ही चुने। हाँ, उसके बाद अंत में कल नॉमिनेशन लालू यादव खुद ही आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपने खुद को वो नॉमिनेट किए, और कमेटी के द्वारा जो एक औपचारिकता है राजद में देखा जाए, क्योंकि ऑल इन वन पावर पार्टी तो वो है ही पहले से, लेकिन एक औपचारिकता के तौर पे वो खुद राबड़ी देवी, मीसा भारती, इनफैक्ट तेजस्वी यादव सब लोग आए थे और नॉमिनेशन करके पार्टी कार्यालय से फिर अपने आवास की ओर गए। लेकिन इसका क्या मायने है, क्या लग रहा है? आज भी राजद परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, या कुछ और तैयारी करने की तैयारी चल रही है? देखिए, बड़ी तैयारी कुछ भी नहीं है जी। ये मान के चलिए कि राजद परिवार की पार्टी है जी। वो गया जमाना कि आई हो भैया, आई समाजवाद, आई लाठी से आई, डंडा से आई, घोड़ा चढ़ के आई, हाथी चढ़ के आई, वो जमाना गया। लालू यादव MY फैक्टर पे चले जी, उसके बाद तेजस्वी ने उसको बदला जी। इस चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव में उनको लग गया कि ना ये भी फैक्टर काम नहीं किया है, तो अब देखिए कि इस बार वो क्या, तेजस्वी सरकार जी, 17 महीने में रोजगार तेजस्वी सरकार जी, कोई मायने नहीं रखता। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा प्रिंस, वैसे वैसे सब कुछ बदलेगा। तेजस्वी लालू यादव की बस एक अंतिम इच्छा यही है, वो धृतराष्ट्र वाली है कि भैया दुर्योधन गद्दी पे हस्तिनापुर के बैठ जाए, चाहे पूरी सत्ता या पूरा राज्य मिट्टी पीलित हो जाए, लेकिन दुर्योधन सत्ता पे बैठ जाए। लेकिन देखिए, आपसे एक सवाल और लास्ट सवाल लेंगे कि तेजस्वी यादव लोकसभा में माई बाप का जिक्र बहुत बार किए। जितना सभा में वो जाते थे वो कहते थे, बार बार उन्हें कहना पड़ता था कि ये माई की नहीं बाप की भी पार्टी है। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि भाई हम मुस्लिम और यादवों में सिमट कर नहीं है, हम सब जाति का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी भैया? भूरा बाल साफ करो किसने कहा था जी? वो भुनियार नहीं भूलेगा, वो ब्राह्मण नहीं भूलेगा, राजपूत नहीं भूलेंगे जी, तो वो तो अलग ही है। ऐसा कोई बिहार में तीसरा विकल्प नहीं लोगों को मिला कि उधर जाएं। प्रशांत किशोर आए हैं, सबकी बात कर रहे हैं, जातिवाद से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, बात यहां है, और प्रशांत किशोर को लोग कम आंक रहे हैं। वो चुनाव में क्या लग रहा है मनोज जी, प्रशांत किशोर कितनी संख्या में विधानसभा पहुंच पाएंगे इस बार? भाई साहब, विधानसभा में वो 0/0 भी रहेगा तो डैमेज तो करेगा ही सबको। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि बिल्कुल हाँ। और इस बार जो जीत के जो आंकड़े रहेंगे ना, वो 1000-2000 पे रहेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटिव चुनाव होने वाला है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम त्रिशंकु, और यहाँ के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं त्रिशंकु के तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, तो फाइनली देखा जाए तो मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कंक्लूजन के तौर पे ये निकल कर आया कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार चुनाव में बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार यात्रा पे अभी भी घूम रहे हैं वो, और जिस तरह से जन समर्थन उनके साथ वीडियो के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प और रोमांस वाला चुनाव का माहौल क्रिएट कर रहा है, और जिससे महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों अलायंस को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। और अब देखना होगा कि ट्रायंगुलर शेप में जो चुनाव बिहार की आगे बता दूं मैं, हाँ, एक किस्सा भी है, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो था। प्रशांत इन लोगों की कश्ती वहीं डुबाएंगे जहां इनका पानी कम होगा। देखिए, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, खास तौर पे आप बिहार के लोग हैं जो भी वीडियोस देख पा रहे हैं, और जहां से भी आप हैं, बिहार के चुनावी समीकरण को यदि आप दिलचस्प रखते हैं, चाहते हैं समझना, तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप आखिर क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण बदल सकता है? क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में रहेंगे, या तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, या
चिराग पासवान होंगे या कोई नया विकल्प की तलाश बिहार को है, या पीके जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पहले अलग अलग पदयात्रा किए, पदयात्रा के बाद ये जन स्वराज पार्टी का गठन किए, और जो उसके बाद उपचुनाव जो बिहार में हुआ उसमें 10% वोट इन्होंने लाया। ये अपने आप पहले चुनाव में, हाँ, पहले चुनाव में, 1 महीने की हाँ, पार्टी जी, और उपचुनाव से ठीक 1 महीने पहले पार्टी की गठन भी हुई थी। मात्र 1 महीने की तैयारी में 10% वोट लाना अपने आप में काफी काबिलियत साबित करती है पार्टी की ओर से, पार्टी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें। लेकिन फाइनली आप जनता जनार्दन है, बिहार के वास्तविक मालिक है, लोकतंत्र का वास्तविक मालिक है। आप बताइए आपके मन में क्या चल रहा है, आप किनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप हमें इजाजत दें। नमस्कार।